नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस यानी कि घुटनों की गठिया के बारे में। जब घुटनों की मूवमेंट यानी कि घुटने हिलाने में भी दिक्कत होने लगे और पैरों में तिरछापन महसूस होने लगे तो ऐसी स्थिति को ही घुटने का आर्थराइटिस यानी कि गठिया होना कहा जाता है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। घुटनों और कंधों के दर्द से जुड़ी समस्याओं के कारण, लक्षण और बचाव के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नारायण हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, जो ऑर्थोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जब हम चर्चा करते हैं जॉइंट की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं आज के समय में वो ये है कि घुटनों में हमें ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो ये वास्तव में नी आर्थराइटिस है क्या, और ये कितना असर डालता है हमारी सेहत पर, किस एज ग्रुप में खास करके? जो नी आर्थराइटिस है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो नी आर्थराइटिस ये है कि जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उम्र के बढ़ने के साथ एक डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है, जैसे अपना घुटना का जो अंदर का कार्टिलेज है उसकी जो स्मूथनेस है वो कम हो जाती है, तो उससे जॉइंट में जब घिसने लगता है तो उससे हमें दर्द होता है, उसको हम नी आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक नए रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि 50% लोगों को नी आर्थराइटिस होना है। मतलब हर 2 में से 1 जन को सिम्टोमेटिक नी आर्थराइटिस होना है, मतलब उनके घुटने में दर्द होगा। और ये नॉर्मली जो इसकी एज ग्रुप है 50 के बाद ये पेन स्टार्ट होता है आमतौर पर, बट आज के टाइम में ये थोड़ा यंग एज में भी ये पेन स्टार्ट होने लग गया है। और जो नी आर्थराइटिस है ये 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के नी आर्थराइटिस होते हैं। तो सबसे कॉमन नी आर्थराइटिस है उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। ये सबसे कॉमन है, ये आमतौर पर ओल्ड एज में होता है, 50s के बाद होता है। और दूसरा जो चीज़ है, सेकेंड मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसको हम गठियावाद कहते हैं हिंदी में। गठियावाद में मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, मॉर्निंग में पेन ज़्यादा होता है। ये चीज़ जो है ये यंग एज में इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है और रूमेटॉइड गठियावाद यंग एज में हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल यही उठता है कि कई बार ये होता है कि हमें कॉमन हाथ पैर में दर्द है या घुटने में दर्द है, आप सिकाई करिए, आराम करिए, ठीक हो जाता है। ऐसे में मरीज को पता कैसे चलेगा कि उसको ये आर्थराइटिस हो चुका है? क्या कुछ ऐसी जांच या उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा? लक्षण क्या होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो नी आर्थराइटिस का जो सिम्टम है, मरीज को सबसे पहले ये धीरे धीरे करके ये बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि आपको पहले दिन ही पूरा फुल ब्लोन आर्थराइटिस हो जाएगा। शुरुआत में हम जब स्टेयर वॉकिंग करते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तब घुटने में दर्द चालू होगा। या आप जब लंबा वॉक कर रहे हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तब ये दर्द चालू होगा। जब धीरे धीरे ये आर्थराइटिस बढ़ते जाता है तो उसके सिम्टम्स भी ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे हमें थोड़ा देर चलने के बाद ही घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में सूजन आ रहा है, हमको लग रहा है कि हमारा घुटना स्टिफ हो गया है, कि घुटने में मूवमेंट में हमको दर्द हो रहा है, हम नीचे बैठ रहे हैं, ज़मीन में बैठने में दिक्कत हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं। और इसको हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं कि हमको घुटने में दर्द है, तो उसको आर्थराइटिस है कि नहीं है जानने के लिए एक तो उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसमें कुछ फाइंडिंग्स होते हैं, उससे पता चलता है। और कभी कभी उसके बाद हमें उनका एक्सरे कराना पड़ता है घुटने का, उससे जो जॉइंट स्पेस है वो कितना कम हो रहा है, उसमें कितने आर्थराइटिस है वो पता चलता है। और अर्ली स्टेज में अगर वो चीज़ एक्सरे में नहीं पता चलता है तो MRI करके भी हम उसको देख सकते हैं। बिल्कुल। इस सवाल यही उठता है डॉक्टर साहब कि ये तो सारी चीजें लक्षण आने के बाद की है कि अब आपको गंभीरतम हो सकता है या निम्नतम हो सकता है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हमें घुटने की तकलीफ हो ही ना, बीमारी से बचाओ जैसा कि आप डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है हम कर सकते हैं जिससे हम ये इसकी तकलीफ से बच सकें, अपने आप को बचा सकें? जो नी आर्थराइटिस है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ऐसे कोई दवाई नहीं है कि हम दवाई खाए तो वो आर्थराइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो स्पीड से वो बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं।
वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ जिस चीज़ को हम अगर फॉलो करेंगे तो हम अगर अर्ली स्टेज में इस आर्थराइटिस को पकड़ लेते हैं तो उसको इस स्टेज में रोक सकते हैं जी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पहला, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। हम अपने बॉडी को जितना एक्टिव रखेंगे तो हमारे आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन उतना कम होगा। जैसे हम कहते हैं कि मोशन इज़ लोशन। उसका मतलब ये है कि हम जितना मूवमेंट करेंगे तो अपने जो जॉइंट की जो कार्टिलेज है उसको न्यूट्रिशंस उतना अच्छा मिलेगा। अच्छा। तो इसीलिए हमको एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है। एक्टिव लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो लो इम्पैक्ट एक्टिविटी हैं वो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत अच्छी होती है। वॉकिंग कर सकते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। और कुछ जैसे हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी उसको अवॉइड करना चाहिए। उसमें रनिंग आ गया या कोई जंपिंग एक्टिविटी आ गया, इसको कम करना है। तो पहला चीज़ हो गया फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा चीज़ आ गया डाइट। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं, रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाई प्रोटीन, तो उससे अपने जो जॉइंट के कार्टिलेज को न्यूट्रिशंस अच्छे मिलेंगे, तो उससे उसकी हीलिंग कैपेसिटीज़ अच्छी होगी। तीसरी चीज़ है वेट। अपनी जो बॉडी की वेट है, जितनी वेट होती है उसका 4 टाइम्स लोड अपने नी जॉइंट में आता है। तो अगर हम अपने बॉडी का 1 kg वेट कम कर रहे हैं तो हम अपने नी जॉइंट में 4 kg का लोड कम दे रहे हैं। अच्छा। तो इसीलिए प्रॉपर वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जो चौथा चीज़ है कि हमें जब भी कोई सिम्टम्स आता है, नी पेन होता है, तो प्रॉपर कंसल्टेशन अगर हम अर्ली स्टेज में लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको अगर सही टाइम में स्टार्ट करें। कुछ इंजेक्शंस भी हैं, अगर उसको लगवाएं तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो बचाव के उपाय आपने बताए, लेकिन अगर समस्या हो ही गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में यही होता है कि जब तकलीफ बढ़ जाती है तभी डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं। मान लीजिए ऐसी कंडीशन में आपने सर्जरी सजेस्ट कर दी है, तो क्या सर्जरी पे चले जाना चाहिए? ये कितना बेनिफिट होता है किसी पेशेंट के लिए? वरना ये टालते रहते हैं कि अभी तो हम दर्द में चल रहे हैं, वहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी के बाद हम चल ही ना पाए। तो ये मिथ और अवेयरनेस कितनी जरूरी है सर्जरी के लिए? हर नी आर्थराइटिस का इलाज टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं है। वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब। हर पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो आखिरी ऑपरेशन है, आखिरी विकल्प है। जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट, अगर उससे पहले जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। उसका मतलब ये है कि नी, अपने नेचुरल नी जॉइंट को कैसे बचाया जा सकता है। उसमें जो है, एक तो कुछ मेडिकेशंस हैं। अगर मेडिकेशन से भी आराम नहीं होता है तो जो नी आर्थराइटिस में जो पैर टेढ़ा हो जाता है उसको सीधा कर सकते हैं। उसमें अच्छा। अपना नेचुरल नी जॉइंट रहेगा, सिर्फ जो पैर टेढ़ा है उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। तो जो हेल्दी कार्टिलेज है उससे वेट बियरिंग होगा, तो उससे पेशेंट का नी पेन कम हो जाता है। 5 साल 10 साल तक भी आराम रह सकता है। और कुछ सर्जरीज है, जैसे कार्टिलेज, अगर अंदर कार्टिलेज की इंजरी है, अगर वो कुछ सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट में कार्टिलेज खराब है तो उसको रिपेयर करने की सर्जरी कर सकते हैं। या फिर आमतौर पर जो नी आर्थराइटिस होता है, जो अंदर की भाग है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है और बाहर की भाग लास्ट स्टेज में इफेक्ट होता है। अगर हम सही समय में आ गए कि सिर्फ अंदर वाला पार्ट इफेक्टेड है और बाहर वाला ठीक है, तो हम उस स्टेज में एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। उसका मतलब है हाफ नी रिप्लेसमेंट। जितना पार्ट जॉइंट का खराब है सिर्फ उतना को रिप्लेस करना है। अच्छा। बाकी जो पार्ट नॉर्मल है उसको अपनी जगह पे रहने देना है। उससे उस ऑपरेशन के बाद जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल की तरह एक्टिविटी रहती है, क्योंकि उसमें जो लिगामेंट होते हैं उसको भी हम रिटेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अगर सही समय में इलाज कराएं तो कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर लेट स्टेज में आते हैं तो फिर फाइनल ऑप्शन इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। डॉक्टर साहब, सर्जरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जागरूकता लोगों में आई है, अब सर्जरी हो भी रही है, लोग करवा भी रहे हैं, लेकिन अगर सर्जरी पे आप बात करें एज ए डॉक्टर तो कितने % अब ये है कि सक्सेस है सर्जरी जो है, इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत लोगों में धारणा है कि नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कुछ मरीज मुझे आते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो सुना है, हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराया, उसके बाद वो पहले जो चल पाती थी हाँ। अब तो बिल्कुल नहीं चल पा रही है। तो ये चीज़ें ये ऐसे नहीं है।
पहली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो 1968 में हुई थी इंग्लैंड में। तो आज से 50 साल पहले नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट हुई थी। और अभी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के नंबर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, एक अनुमान के मुताबिक ये है कि 2030 में अराउंड 30 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड ओवर पर ईयर होंगे। अच्छा, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि कितना नंबर्स में सर्जरी हो रहा है। अगर कोई सर्जरी इतना ज़्यादा नंबर्स में हो रहा है और इतने साल से हो रहा है, मतलब वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है, तभी ये सर्जरी हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और इसमें ये है कि 99% टाइम पेशेंट हैप्पी रहते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो उसमें 1% कॉम्प्लिकेशन रहता है। हम जैसे रोड में वॉक करते हैं तो भी हमें एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो उतना थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। बट ये बहुत ही एक रिवॉर्डिंग सर्जरी है। डॉक्टर साहब, जब घुटने खराब होने लगते हैं, आमतौर पर दर्द को सहता है व्यक्ति, दर्द को सहता है, सिकाई करता है, कई उपाय करते हैं, लेकिन क्या इस दर्द का और ये जो पैरों का टेढ़ेपन का जिक्र आपने किया, उसका असर हमने देखा कि दूसरे घुटने पर भी होता है? क्या वो दूसरे पैर को भी डिफेक्ट करता है, बजाय इसके कि आप एक पैर का अगर तकलीफ है तो आप उसको ट्रीटमेंट करा के दूसरे पैर को भी बचा सकते हैं? बिल्कुल सही बोले आप। जब एक नी में आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, अब वो धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ रहा है, तो हम नॉर्मली जो चलते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा लोड जो नॉर्मल नी है उस पर लेते हैं। तो क्योंकि अब दूसरा जॉइंट को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नॉर्मल नी में जॉइंट लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस वजह से उधर के भी आर्थराइटिस होने के चांसेस होता है। तो अगर जिसमें आर्थराइटिस है उसको सही टाइम में इलाज करेंगे तो दूसरे नी में कोई दिक्कत नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए अगर एक नी में प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, ताकि जो नॉर्मल नी है वो इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीतम, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि आपकी सर्जरी होगी और आपका जो पुराना घुटना है निकाल के नया स्टील का घुटना लगा दिया जाएगा और आप उसमें चलने लग जाएंगे, लेकिन आप एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? वो क्या कुछ खास तरीके की है? मुझे लगता है ये बताना चाहिए आपको। हाँ, हम जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं जो टेक्निक से, उसको हम सबवेस्टस टेक्निक कहते हैं। इसमें यह है कि जो कोई भी सर्जरी करते हैं तो हमें उसमें चीरा लगा के अंदर जाना पड़ता है और सर्जरी करते हैं। तो ये जो मिनिमली इन्वेजिव सबवेस्टस टेक्निक है, इसमें जो हम घुटने के अंदर जाने के लिए जो मसल्स होता है, वो मसल्स को बिना कट किए उसके साइड से हम ये सर्जरी करते हैं। तो इसका जो फ़ायदा ये है कि एक तो उसमें इंसिजन छोटा रहता है, क्योंकि हम मसल्स को कट नहीं करते हैं, तो उसके वजह से पेशेंट को सर्जरी के बाद पेन बहुत कम होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर मसल्स को कट करते हैं तो उसको हील होने में टाइम लगता है, तो वो पार्ट इसमें नहीं है। तो ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद आमतौर पर मैक्सिमम पेशेंट हमारे अपने पैर में खड़े हो जाते हैं, जो कि एक टाइम था जबकि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद 5 दिन 7 दिन तक पेशेंट चलते नहीं थे। तो ये उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइंस होता है कि बहुत जल्दी वो अपने पैर में आ जाते हैं। और जो ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मसल्स को कट होता है तो उसको रिकवरी करने के लिए फिजियोथेरेपी ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें मसल्स कट नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट्स अपने आप खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और ये रिकवरी, हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है। जैसे पहले सर्जरी में आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहना पड़ता था, तो आप 2 दिन 3 दिन में पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। और एक समय ऐसे आने वाला है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डे केयर सर्जरी बन जाएगा। डे केयर सर्जरी मतलब ये है कि पेशेंट सुबह एडमिट होंगे, दोपहर को ऑपरेशन होगा और शाम को घर जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, दर्द से राहत मिलेगी जल्दी। लेकिन डॉक्टर साहब, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और फुल जो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि आधा ही किया जाए? ये किस कंडीशन में की जाती है? ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो कंसेप्ट है, ये है कि जो हम टोटल नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी करते हैं उसमें जो घुटने के जो लिगामेंट्स हैं उसको सब कट करके अपना नया जॉइंट लगाते हैं। तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनकी फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उन लोगों में अगर सिर्फ जॉइंट का सिर्फ आधा हिस्सा खराब है और उनका लिगामेंट इंटैक्ट है, तो उस केस में हम सिर्फ जितना पार्ट जो जॉइंट खराब है उसको रिप्लेस करें और जो नॉर्मल पार्ट है उसको अगर अपनी जगह में रहने दें, तो उसमें रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। और ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हर नी आर्थराइटिस में नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक
स्टेजेस में अगर वो पेशेंट्स आते हैं, जिसको हम एंटेरोमीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें सिर्फ घुटना का सिर्फ 1/3 पार्ट अफेक्टेड है, उस स्टेज में वो आते हैं। अगर कुछ एक्सरेज करके देखना पड़ता है, उस एक्सरे से पता चलता है, और एमआरआई भी करके देखना पड़ता है कि उनमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर कर सकते हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराएं, आपके लिए बेटर रिजल्ट रहेगा। और दूसरा चीज़, जैसे यंग पेशेंट में आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में भी नी आर्थराइटिस होने लगे, जिसका एज 40 है, 45 है। अगर उस एज में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो उस एज में अगर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करे तो उसका लाइफ ज़्यादा है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ये लगता है ना कि अगर हमारे घुटने में स्टील लग गया है तो शायद हमको खड़े होने में प्रॉब्लम होगी, या वो कैसे बॉडी से सेट होगा। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सर्जरी के बाद में, और इसकी लाइफ कितनी होती है? मतलब एक बार सर्जरी के बाद ये मेटल कब तक चल पाता है? इसमें जो जॉइंट हम जो यूज़ करते हैं, इसमें एक ऊपर और नीचे कोबाल्ट क्रोमियम मेटल का रहता है, ये जो बॉडी से ये एलर्जिक नहीं होता है। आपने इसे सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, वो किडनी एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो रिजेक्शन होता है। ऐसे ये सब चीज़ें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में बिल्कुल भी नहीं है, कि कभी भी कोई इम्प्लांट से 99.99% टाइम कभी किसी को रिएक्शन नहीं होता है। 0.001% केसेस में कभी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो लाइफ है, जब अपनी जो नॉर्मल नी जॉइंट है उसकी जो भगवान ने बनाया है उसकी लाइफ अगर अनलिमिटेड नहीं है, तो जो आर्टिफिशियल जॉइंट बना है, तो ऐसे कोई जॉइंट नहीं बना है जो कि एक बार आप लगाए और वो लाइफ टाइम चलेगा। तो इसकी भी लाइफ होती है, इसकी भी वेयर एंड टियर होती है। जैसे नॉर्मल नी जॉइंट की वेयर एंड टियर होती है, ऐसे इसकी भी हो सकती है। तो अभी लेकिन जो इतने अच्छे मेटल्स और ये पॉलीइथिलीन के इम्प्लांट बन गए हैं, जिससे इसकी लाइफ बढ़ गई है। आमतौर पर एवरेज माना जाए तो ये 20 ईयर्स इसकी लाइफ होती है, बट किसी को ये 15 साल भी चलता है, किसी को ये 25 साल भी चलता है। बिल्कुल, लेकिन दर्द से राहत मिलती है और व्यक्ति जो है अपनी सामान्य जिंदगी जी सकता है, और दैनिक जो कार्य है वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो नी आर्थराइटिस के अगर लक्षण आ रहे हैं, बार बार घुटनों में अगर दर्द हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर शुरुआत में ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं आप, तो सर्जरी तक जाने की नौबत कम आती है और काफी हद तक आराम हो सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।